नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 7 वीडियोस यानी 7 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद हमने आपके अतलग उत्तरी वाले प्रश्नों को स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हमने लेक्चर 2 तक आपको प्रोवाइड करा दिए थे और आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, वो आपके 9, 10 और 11 ये सभी मई में, आपके मई 2022 में होने वाले हैं। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना है। तो मैथ में आपको क्या करना है, हमने जितने भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिए उन सबको देखना है। अगर आप हमारे सभी लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और मैथ में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके 25 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आप 22+ आसानी से कर देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर आपने देखा हुआ है तो आराम से कर देंगे, क्योंकि मैथ इतना इसमें टफ़ नहीं आता है, इजी मैथ आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाया जाए, जिससे कि आप पेपर में जा कर के अच्छे से अच्छे नंबरों को गेन कर सकें। अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है वीडियो के अंतर्गत, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट के ज़रिए से आसानी से आपको समझा देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है इन्होंने कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो हमने वर्ग के बारे में आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे थे, वहाँ पर हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। तो आपको मैं एक और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वर्ग के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वर्ग ड्रॉ कर दिया। अब वर्ग के बारे में आपको एक प्रॉपर्टीज़ मालूम होगी कि इस वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए पॉइंट माना, ये बी पॉइंट माना, ये सी और ये डी है। अगर हम इनकी भुजाओं को लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी, इस तरीके से हम लिखना चालू करेंगे। जैसे ए बी बराबर का साइन लगा लेंगे, फिर बी सी बराबर का साइन लगा के हमने बी सी लिख दिया, फिर बराबर का साइन लगा देंगे, ये बराबर का साइन है, ठीक है। फिर हम इसे लिखेंगे सी डी, फिर बराबर, इन सब के बराबर में ही चल रहा है। फिर इसे हम डी ए लिख सकते हैं, डी ए। तो ये हमारी सभी भुजाएं हो जाती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये है आपके लिए कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है, जो इसका प्रत्येक कोण होता है, इसका जैसे मान ली यहाँ एक कोण बना हुआ है, यहाँ एक कोण बना हुआ है, ये एक कोण है और ये एक कोण है, ये सभी 90 अंश के होते हैं। ये सभी कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं ये सभी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज़ है इसकी। इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ और बता देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से जानकारी इसकी हो जाए वर्ग की। देखिए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूलेस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। मैंने फॉर्मूले पहले भी डिस्कस कराए हैं और जब आने वाले समय में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इसके साथ साथ ही क्वेश्चंस डिस्कस कराता जाऊँगा, फॉर्मूलेस भी बताता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम और समझ लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ और इसकी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको हमने पहले ही बता दिया, इसके सभी जो एंगल होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर मैं एक डायगोनल डाल देता हूँ, यहाँ से ये मैंने एक डायगोनल डाल दिया। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। अब देखिए विकर्ण डाल दिया तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट हो जाएगी बनना, मतलब एक यहाँ पे थ्योरम चलने लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आपको पता है ये कर्ण होता है, ठीक है, ये आपका लंब होता है, ओके, ये लंब हो गया, और ये आपका आधार होता है। आपने क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट करा होगा इसको,
पाइथागोरस थ्योरम को। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, अगर इन दोनों के वर्ग को हम जोड़ दें तो इस कर्ण के वर्ग के योग के बराबर हो जाती है। इसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, और यहाँ पर आप और अगर सीखना चाहें तो ये सीख सकते हैं इसके बारे में कि इसके सूत्र को भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें एक तो आपको एरिया पूछता है। जब एरिया पूछता है तो आपको क्या बताना चाहिए एरिया के लिए। तो देखिए एरिया जो होता है ना, वो एरिया लंबाई और जो चौड़ाई होती है उसका आपस में मल्टीपल होता है। तो इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, आपको भी ये बता दिया हमने, ये सब बराबर हैं भुजाएं। तो इसमें ये मान लीजिए ये लंबाई है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो इसका एरिया हो जाएगा। अगर एरिया की बात करी जाए इसका, तो एरिया ए इंटू ए हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एरिया बराबर ए स्क्वायर। ये ए फॉर ये एरिया के लिए हमने यूज करा है, ठीक है। और यहीं पे इसका पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो इन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। जब पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इन सब ए को हमने जोड़ दिया, इसको ए को, दूसरी ए, तीसरी ए और ये चौथी ए, इन सबको जोड़ दिया तो 4a हो गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर को मतलब परिमाप भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे सूत्र डिस्कस करने का मेरा वो नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके प्रॉपर्टीज़ जो आपकी हैं तो आपको लिखने के लिए आएंगी, वही मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब देखिए व्यास किसे कहते हैं। तो सर्कल के अंतर्गत जो व्यास आता है उसमें ये इन्होंने पूछा हुआ है कि व्यास किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपके समझने लायक है कि इसमें इस सरकमफ्रेंस पर यानी इस परिधि पर हमने 2 पॉइंट माने और यहाँ पर एक होता है आपका सेंटर। अगर हमने यहाँ से लाइन को ड्रॉ करा, मान लीजिए यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ करा और इस तरीके से हमारे केंद्र से होती हुई लाइन गई, तो इसे ही बोलते हैं हम व्यास। अब देखिए व्यास के अंतर्गत हमको क्या देखना होता है कि व्यास में ये जैसे यहाँ से ये जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की दूरी होती है, इसे आर बोलते हैं। और यही दूरी इधर की साइड पे ये भी आर होती है। जब इन दोनों आरों को जोड़ दिया जाता है तो ये डायमीटर बन जाता है, यानी 2r। डायमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे। यानी व्यास बराबर होता है दो त्रिज्याओं को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो वो व्यास के बराबर हो जाती हैं। तो हमें इसमें अगर लैंग्वेज के रूप में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाएं और वो केंद्र से होते हुए जाएं तो उसे ही हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है कि परिधि को परिभाषित करिए कि परिधि क्या होती है। तो अभी देखिए अभी भी मैंने बताया, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बना दिया हमने सर्कल बना दिया। इस सर्कल के अंतर्गत हमने इस सर्कल को बनाया और यही जो जैसे मान लीजिए इस पर एक पॉइंट माना और इस पॉइंट को लेकर हम इस पॉइंट को लेकर इसी पर घूम गए, इसी पर पूरा किनारे किनारे इसके घूम लिए हम। इस तरीके से किनारे किनारे जा रही है इस तरीके से और इसी पॉइंट पर लौट आए, तो यही इसकी परिधि है। जो इसके बाहर से ये सब घिरा हुआ है इसे ही हम परिधि बोलेंगे। इस लाइन पर हम घूम रहे हैं, ये इसकी पेरीमीटर या परिधि हम इसे बोलेंगे। यही परिधि होती है। अगर इसका सूत्र जानना चाहोगे तो सूत्र होता है आपका 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो बाहरी आवरण है, यानी जो बाहर से चारों तरफ से इसकी जो बाउंड्री कर रखी है यही इसकी परिधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि कोण को परिभाषित करिए। अब कोण क्या होता है, तो कोण को बताइए। कोण के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेखाओं को हम इस तरीके से मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे मान लिया हमने, ये है B और ये A और यहाँ AC है, इन दोनों को मिलाया तो इसके बीच में जो इसके झुकाव पर जो कोण बनता है इसे ही कोण बोलते हैं। जब दो रेखाओं के मिलने से जो उनके झुकाव पर जो वो मिलती हैं तो वहाँ पर एक एंगल ड्रॉ होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अब त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए त्रिभुज में सबसे मेन पॉइंट है उसे आपको सीख लेना होगा। देखिए मेन पॉइंट क्या है कि इसमें
तीन बिंदु होते हैं, जैसे ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। जब इन तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, क्या कर देंगे, इन आपस में मिला देंगे इन तीनों बिंदुओं को। जैसे इसे उठा के मिलाया, गलत खिंच गया, यहाँ से देखिए, इसको मिला दिया और मिलाने के बाद इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये जो आकृति बन गई इसे ही हम त्रिभुज बोलते हैं। तो ये जो बिंदु होते हैं ना, ये असररेख बिंदु होते हैं। अब देखिए दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक सररेख होता है, एक असररेख होता है। सररेख क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में बिंदु होते हैं, जैसे ये तीनों बिंदु हैं, इन्हें हमने आपस में मिला दिया, तो ये सररेख बिंदु हैं। कैसे हैं, ये सररेख बिंदु हैं। ये पॉइंट हमने बताए थे आपको, ये तीनों मैंने मिला दिए, एक ही लाइन में जब पॉइंट थे हमने मिला दिए, सररेख बिंदु हैं। परंतु यहाँ पर जो पॉइंट थे वो आपके एक सीध में नहीं थे, ये अलग अलग लाइन में थे, तो वहाँ से इनको मिलाया तो इससे त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज हमेशा असररेख बिंदुओं से बनता है, ठीक है। तीन असररेख बिंदुओं को लेकर बनाई गई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। इस तरीके से जब बनाएंगे हम तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा। तो अभी जस्ट ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आपको याद भी हो। देखिए इसमें हमने बताया था जो आपका वर्ग होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वर्ग में मैंने बताया ये सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और सब इसके 90 अंश के एंगल होते हैं। तो क्या हो गया, यही तो हो गया ना वर्ग। तो इसे वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे वर्ग बोलेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो स्क्वायर बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन कह रहा है कि आयत किसे कहते हैं, आयत के बारे में बताइए। तो चलिए आयत के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये आयत का मैंने फिगर बना दिया, और आयत के फिगर में आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने इन पे दो डंडे खींच दिए हैं, इन पे एक डंडा खींच दिया है। तो ये आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण इसका भी 90 एंगल का होता है। कितने का होता है, 90 का। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये है आयत की प्रॉपर्टीज़ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है, समांतर चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो समांतर चतुर्भुज से हम क्या समझते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। पहले मैं समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमने मान लीजिए समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये जैसे आमने सामने की भुजा है समांतर चतुर्भुज की, तो ये आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर का अब अर्थ मैं बता देता हूँ, यानी समांतर का मतलब पैरेलल हो गया। और पैरेलल में जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, तो इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। जैसे मान लीजिए 2 मीटर है तो 2 मीटर हर एक बिंदु पे, यहाँ पे आपको हर एक इसके बीच में दूरी 2 ही मिलेगी। यही होता है आपका पैरेलल लाइन, या इसे हम बोलते हैं समांतर। ये समांतर होता है। तो ये इसकी चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टीज़ है। और अगर समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखी है, तो जब आएगा आगे तो और बता दूंगा। चलिए समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषता बता, चलिए यहाँ पे हम तीनों विशेषता आपको बता देता हूँ। पहली तो मैंने बता दिया, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरा, जब इसे हमने ऐसे इस तरीके से ड्रॉ किया, मान लीजिए इस तरीके से इसे ड्रॉ करा, तो ये एंगल आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं इनके, ये आपस में बराबर होंगे एंगल इसके, क्या होंगे, आपस में एंगल इसके बराबर होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी से इसकी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ को हम देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होगी, तो मान लीजिए हमने इसे ड्रॉ करा, देखिए मैंने इसे ड्रॉ करा इस तरीके से ड्रॉ करा। अब अगर इसके विकर्ण हैं, यानी जो इसके डायगोनल्स हैं, उनको हमने काटा आपस में इस तरीके से उनको हमने काटा आपस में, तो ये एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर हो गए, यानी लंब हो गए। जैसे मैं देखो बता रहा हूँ, जैसे एक हमने ये डायगोनल खींच लिया, इसके बाद डायगोनल खींचने के बाद इस तरीके से जब हम दूसरा डायगोनल खींच रहे हैं तो इस पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी ये सीधा 90 एंगल के बेस पर ये आ रहा है। ये आपको दिख रहा है कि 90 एंगल के बना रहा है। ये सीधा खड़ा सा है, खड़ा सा मतलब क्या हो गया कि ये 90 एंगल का है, यानी ये सीधा स्ट्रेट आ रहा है, इस पर सीधा इस पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी 90 और इधर भी 90 बन जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है। ये मतलब एक दूसरे को आपस में ये मतलब काट रहे हों
लंबवत काट रहे हों तो इन्हें ये एक प्रॉपर्टीज़ है। और इससे क्या बन जाता है तो समान, इसे हम वर्ग बोल सकते हैं जब ये एक दूसरे को आपस में 90 एंगल पे काटते हैं, लंबवत काटते हैं। जब लंबवत काटेंगे तो देखिए ये 90 का पूरा बनेगा ना, हमने लंबवत काट रहे हैं तो 180 बनेगा, इधर 90 बन गया, इधर 90 बन गया, ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, तो सब ये 90 हो गए। तो जब ये 90 हो गए तो इसे हम वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताइए कि आप क्या जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक ये त्रिभुज मान लीजिए बनाया हमने, ये एक त्रिभुज ये बनाया हमने, दूसरा त्रिभुज हमने ये बनाया और तीसरा त्रिभुज हमने ये बनाया। ठीक है, अब इसमें पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सब भुजाएं इसकी समान होनी चाहिए। ये समबाहु त्रिभुज, जैसे हमने ये देखो लिखा समबाहु बाहु। अब इसे मैं समझा देता हूँ, आप भूलेंगे नहीं कभी। जैसे देखिए मैंने कहा समबाहु, समबाहु में देखो सम्मिस हो गया समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। समझ गए, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 भुजाएं समान होंगी और तीसरी अलग होगी, इसे बोलते हैं हम विषमबाहु। नहीं गलत बोल रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे कि सम्मी से समान, द्विमी से 2 और बाहुमी से भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। जैसे ए 2 भुजाएं समान होगी इस तरीके से। इसी तरीके से हम जैसे अगर लास्ट में देखते हैं तो इसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, ये सभी अलग अलग होती हैं, तभी तो इसे विषम मतलब अलग अलग बाहुमी से भुजाएं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया। इस तरीके से ये 3 त्रिभुज होते हैं जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा दिए। इसके हमने फॉर्मूले डिस्कस नहीं कराए हैं, इसकी और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं कराई हैं, इसका नॉर्मल हमने आपको बताया। जब भी अब क्वेश्चनों में आगे आएगा तो मैं इसे और डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।